बच्चों नमस्कार। देखो पेज नंबर 23 पर आपका लेसन है ए स्टेन ऑन इंडियाज फॉरहेड, भारत के माथे पर एक कलंक। ए स्टेन ऑन इंडियाज फॉरहेड, भारत के माथे पर एक कलंक। तो बच्चों इसमें देखो आप जो इसके सारे पैराग्राफ हैं वो समाप्त हो गए थे और जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, देयर हैज बीन ए लॉट ऑफ कमेंट्स इन गुजराती on the convention of untouchables that was held in the Mer compound of Godhra. The writers of these comments have given completely distorted versions of the events as the convention and misled the readers. I therefore write the following lines to put things right. देखो बच्चों, पहली लाइन में ये बताया है कि there has been a lot of comments in Gujarati. गुजराती भाषा में बहुत सारे कमेंट किए गए। There has been, has और बीन। देखो बच्चों, इस वाक्य का अगर टेंस आपसे पूछा जाए तो आप देख रहे हो इसमें हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग हो रहा है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आ रहा है और सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद में टाइम भी दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब ये पक्का मान के चलो कि दिस सेंटेंस डज नॉट बिलोंग टू द परफेक्ट कंटिन्यूअस वंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले जो टेंस हैं उस श्रेणी से इसका कोई संबंध नहीं है। यहां आपको सिर्फ इतना समझना चाहिए कि हैज हैव का प्रयोग हो रहा है और उसके बाद आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म बी। बी जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। बी यानी होना होता है और इस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर और बच्चों इस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बी डबल ई एन बी। समझ में आ गया है? तो ये कौन सा टेंस हुआ? हैज हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है तो ऐसा वाक्य जो है वो हमेशा कौन से टेंस का होता है? ऐसा वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब आप हिंदी में ट्रांसलेशन करते हो तो जनरली आप वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके ऐसे बोलते हो। लेकिन कभी कभी ये भी होता है बच्चों कि अंत में आ और ए की आवाज आती है, आ और है की। किसे? जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। दरअसल इस वाक्य का मतलब यह है कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। ध्यान से सुनो, राम ने रावण को मारा, आवाज आ रही है आ, इसका मतलब पास्ट में चला गया। लेकिन राम ने रावण को मारा है, मैंने लास्ट में है बोल दिया, इसका मतलब ये वाक्य पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट का है। और राम ने रावण को मारा है यानी काम पूरा हो चुका है। तो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो सेंटेंस है बच्चों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंध रखता है। तो यहां समझ में आ गया होगा कि हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। देयर हैज बीन ए लॉट ऑफ कमेंट्स, यानी बहुत सारे कमेंट किए गए हैं, बहुत सारे कमेंट किए गए हैं, बहुत सारी टीका टिप्पणियां की गई है, नुक्ताचीनी टीका टिप्पणी है ना। तो देयर हैज बीन ए लॉट ऑफ को अंडरलाइन करना बच्चों और याद रखना कि ए लॉट ऑफ एक डिटर्मिनर है और इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए? इसके बाद आने वाला नाउन बच्चों अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। जैसे ए लॉट ऑफ फूड वाज वेस्टेड इन द पार्टी, दावत के अंदर बहुत सारा खाना वेस्ट हुआ। ओके, उसी तरीके से ए लॉट ऑफ इंडियंस आर गोइंग अब्रॉड दीज डेज, इन दिनों बहुत सारे हिंदुस्तानी विदेश जा रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, ए लॉट ऑफ इंडियन नहीं हो सकता। बात दरअसल यह है कि ए लॉट ऑफ एक ऐसा डिटर्मिनर है कि उसके बाद आने वाला नाउन या तो होगा पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, या होगा यूसीएन माने अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, अब सिंगुलर कहूं ये तो अनावश्यक है क्योंकि अनकाउंटेबल तो बच्चों होते ही सिंगुलर हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन्स तो होते ही सिंगुलर है, इसलिए ये कहना अनावश्यक होगा कि अनकाउंटेबल सिंगुलर का प्रयोग होता है। क्योंकि अनकाउंटेबल होगा तो फिर वो सिंगुलर ही होता है। अनकाउंटेबल का क्या नहीं बनता? अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल नहीं बनता। ओके, देयर हैज बीन ए लॉट ऑफ कमेंट्स इन गुजराती। गुजराती बच्चों एक डायलेक्ट है, गुजराती एक बोली है। क्या कहा मैंने? DIALECT। ये डायलेक्ट शब्द जो होता है बच्चों इसका मीनिंग होता है बोली। और लैंग्वेज तो आप जानते हो, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। तो एक छोटे क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको आप बोली कहते हो और अपेक्षाकृत जो बड़े एरिया में, बड़े क्षेत्र में बोली जाती है यू कॉल दैट ए लैंग्वेज, आप उसको लैंग्वेज कहते हो। ठीक है। और पूरे विश्व की जो संपर्क भाषा होती है बच्चों उसको आप लिंगुआ फ्रैंका कहते हो। वर्ड देखो क्या बोला मैंने, लिंगुआ फ्रैंका।
लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है संपर्क भाषा। क्या मतलब होता है? संपर्क भाषा। आपको पता अंग्रेजी को क्या माना गया है? इंग्लिश इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड। वर्तमान समय में अंग्रेजी पूरे संसार की संपर्क भाषा है। इंग्लिश इज द लिंगुआ फ्रैंका। क्योंकि अगर आप विदेश में जाते हो, किसी भी देश में जाते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि हिंदी को बोलने और समझने वाले लोग आपको वहां मिले, पर यह बहुत जरूरी है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, पीपल विल स्पीक एंड अंडरस्टैंड इन इंग्लिश देयर इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हर कोने में आपको अंग्रेजी बोलने और समझने वाले लोग मिल जाएंगे। इसलिए इस भाषा को क्या माना गया? इसको बच्चों इंटरनेशनल लैंग्वेज माना गया। इसको लिंगुआ फ्रैंका माना गया। क्या माना गया? लिंगुआ फ्रैंका। मैंने कहा कि जो डायलेक्ट होती है, जो लैंग्वेज होती है, उनके नामों से पहले बच्चों आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं करना चाहिए। अगर आपने किया तो उसका मीनिंग चेंज होकर अंग्रेज बन जाएगा। फ्रेंच किया, ये अगर आपने द लगाया तो उसका मीनिंग चेंज होकर फ्रांस का निवासी हो जाएगा। गुजराती जो है, अगर आपने लगा दिया द गुजराती, तो इसका मतलब दोज हु लिव इन गुजरात, इसका मतलब वो लोग जो गुजरात में रहते हैं। तो आपने क्या देखा कि गुजराती के पहले कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है। देयर हैज बीन ए लॉट ऑफ कमेंट्स, देयर हैज बीन ए लॉट ऑफ रिमार्क्स। बहुत सारी रिमार्क्स की गई, बहुत सारी टीका टिप्पणी की गई इन गुजराती में। किस पर? ऑन द कन्वेंशन ऑफ अनटचेबल्स, अछूत लोगों के कन्वेंशन के ऊपर। कन्वेंशन का मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, सम्मेलन होता है। अछूत लोगों का जो सम्मेलन था, ठीक है, दैट वाज हेल्ड, जो आयोजित किया गया था, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द महर कंपाउंड ऑफ गोधरा, यानी गोधरा के महर परिसर में। कंपाउंड को कहते हैं बच्चों कैंपस। देखो क्या शब्द बोला? COMPOUND। आप इसको कह सकते हो कैंपस। कैंपस को हिंदी में कहते हैं परिसर अथवा अहाता। परिसर अथवा अहाता। अहाता मकान का अहाता होता है, परिसर कहते हैं आप उसको। तो इन द महर कंपाउंड ऑफ गोधरा, यानी गोधरा का जो महर परिसर है, उसमें अछूत लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उसमें अछूत लोगों का एक कन्वेंशन, उसमें अछूत लोगों का एक कॉन्फ्रेंस, उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग आयोजित की गई। और उसमें क्या किया गया? अखबार वालों ने उसके ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणी छापी, बहुत सारी बातें छापी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कुछ सही तथ्य छापे, कुछ गलत तथ्य छापे। गांधी जी का कहना है कि उन्होंने ज्यादातर गलत बातें छापी। देखो क्या लिखा है? द राइटर्स ऑफ दीज कमेंट्स, ये टिप्पणीकार या इन टिप्पणियों के जो लेखक हैं, दे हैव गिवन कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड वर्जन्स, उन्होंने पूरी तरह से तोड़ मोड़ करके विवरण प्रस्तुत किया। विवरण का मतलब होता है प्रस्तुत करना। दे प्रेजेंटेड, द राइटर्स और द ऑथर्स ऑफ दीज कमेंट्स हैव प्रेजेंटेड, इन टिप्पणियों के लेखकों ने प्रेजेंट किया है कंप्लीटली, सर्वथा पूरी तरह से, डिस्टॉर्टेड का मतलब तोड़ मरोड़ करके, वर्जन मानी विवरण, अकाउंट्स। इन टिप्पणियों के लेखकों ने पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके विवरण प्रस्तुत किया है। किसका? ऑफ द इवेंट्स, यानी उन घटनाओं का। एज द कन्वेंशन, सम्मेलन के रूप में। एज द कन्वेंशन, सम्मेलन के रूप में जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं को इन्होंने बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है। एंड मिसलेड रीडर्स, और उन्होंने जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, उनको गुमराह किया है। मिसलेड का मतलब दे मिसगाइडेड द रीडर्स, उन्होंने जो पाठक लोग हैं, पाठक समूह हैं, उस पाठक वृंद को उन्होंने क्या किया बच्चों? पथ भ्रमित किया है। उनको मिसगाइड से मतलब उनको गुमराह किया है, उनको गलत तथ्य देकर के जो है उनको गुमराह करने की कोशिश की गई है। आई देयरफॉर राइट द फॉलोइंग लाइन्स, आई एम देयरफॉर राइटिंग द फॉलोइंग लाइन्स, इसलिए मैं निम्नलिखित पंक्तियां लिख रहा हूं। गांधी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देयरफॉर आई एम राइटिंग द फॉलोइंग लाइन्स, इसलिए मैं निम्नलिखित पंक्तियां लिख रहा हूं। टू पुट थिंग्स राइट, बातों को सुव्यवस्थित करने के लिए। टू पुट का मतलब रखना, द थिंग्स यानी बातों को, राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है ऑर्डर वाइज, क्रमानुसार, ठीक। इसलिए मैं बातों को बिल्कुल ठीक सुव्यवस्थित रूप से या बातों को ठीक तरह से प्रस्तुत करने के लिए ये नीचे की लाइनें लिख रहा हूं, नीचे की पंक्तियां लिख रहा हूं। क्या लिखा है? देखो, इट मैटर्स कंसर्निंग रिलीजियन, इन मैटर्स कंसर्निंग रिलीजियंस, इन मैटर्स, उन मामलों में। कौन से मामलों में? कंसर्निंग, जिनका संबंध है, रिलीजियन का मतलब धर्म, धर्म से संबंधित मामलों में। देखो बच्चों, कंसर्न यानी होता रिलेटेड। इन मैटर्स रिलेटेड टू रिलीजियन, धर्म से संबंधित मामलों में। आई कंसीडर माई सेल्फ नॉट ए चाइल्ड। देखो बच्चों, आई कंसीडर माई सेल्फ नॉट ए चाइल्ड। ध्यान से देखो, इस सेंटेंस की खास बात क्या? नोट आ रहा है, नोट अकेला आ रहा है। मैंने कहा था नोट अकेला नहीं आता। नोट जब भी आता है तो ये अपने 24 दोस्तों में से किसी एक को अपने साथ लेकर के आता है। 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट, नोट के 24 दोस्त, जिनको मैंने कहा था दे आर नॉन एज एनोमिरस फाइनाइट्स, उनको एनोमिरस फाइनाइट्स कहते हैं।
जिसमें आपको बताया था 13 मॉडल होते हैं और 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है। नोट के ला रहा है। दरअसल इस सेंटेंस को ये यूं होना चाहिए था कि आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ ए चाइल्ड, आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ ए चाइल्ड इन द मैटर्स कंसर्निंग रिलीजियन। धर्म से संबंधित मामलात में मैं अपने आप को बच्चा नहीं मानता हूं, बल्कि मैं अपने आप को क्या मानता हूं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ ए नोविस, आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ ए नोविस। नोविस का मतलब तो अनाड़ी होता है, नया नया आदमी, NOVIC। आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ ए नोविस, मैं अपने आप को नोविस नहीं मानता हूं, बट आई कंसीडर माई सेल्फ ए वेटेरन। लेकिन मैं तो अपने आप को क्या मानता हूं, एक वेटेरन मानता हूं, अनुभवी मानता हूं। देखो जो इन मैटर्स कंसर्निंग रिलीजियन, धर्म से संबंधित मामलात में आई कंसीडर माई सेल्फ नॉट, आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ ए चाइल्ड, मैं अपने आप को एक बच्चा नहीं मानता हूं। आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ ए नोविस, मैं अपने आप को नोविस या अंधाड़ी नहीं मानता हूं, बल्कि मैं अपने आप को खेला खाया पका परिपक्व व्यक्ति मानता हूं। ओके, प्रश्न यह है कि क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं, सेंटेंस गलत नहीं है, परंतु स्टैंडर्ड रूल ऑफ ग्रामर जो है बच्चों, वो यही कहती है कि नॉट जब आएगा तो अपने 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट में से किसी एक को अपने साथ लाएगा। और पोएट्री के अंदर तो इस तरीके से यूज होते हैं, जैसे द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, तो द रोड विच वाज नॉट टेकन ऐसे नहीं बोला, द रोड नॉट टेकन बोला। पोएट्री में इस प्रकार का प्रयोग होता है और प्रोज में ऐसा प्रयोग जनरली नहीं होता। ठीक है, ओके। आई कंसिडर माई सेल्फ नॉट ए चाइल्ड, मैं अपने आप को एक बच्चा नहीं मानता, बट एन अडल्ट विथ 35 years ऑफ एक्सपीरियंस, बल्कि मैं अपने आप को एक तजर्बे वाला, बल्कि मैं अपने आप को एक अनुभव वाला, मैं अपने आप को एक अनुभवशील 35 साल का वयस्क मानता हूं। धर्म के मामले में मैं अपने आप को बच्चा नहीं मानता, बल्कि अपने आप को एक अनुभवशील 35 साल का वयस्क मानता हूं, एक बालिग व्यक्ति मानता हूं। फॉर माने क्योंकि, फॉर का मतलब लिखो बच्चों, बिकॉज, क्योंकि आई हैव थॉट, मैंने विचार किया है, एंड रिफ्लेक्टेड, और चिंतन किया है, ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियन, मैंने धर्म से संबंधित जो मामले हैं या धर्म के ऊपर, धर्म से संबंधित जो मामले हैं, जो धर्म से संबंधित जो प्रश्न है, इस प्रश्न के ऊपर मैंने क्या किया है, मैंने विचार किया है, मैंने चिंतन किया है। फॉर एज मेनी ईयर्स, इतने सारे वर्षों तक। फॉर एज मेनी ईयर्स का मतलब इतने वर्षों तक, क्योंकि मैंने धर्म से संबंधित मामलों पर इतने वर्षों तक विचार तथा चिंतन किया है। दैट्स व्हाई आई डोंट रिगार्ड माई सेल्फ, I don't consider myself a novice or a child in the matter of religion, but I consider myself an adult of 35 years with full experience. मैं अपने आप को अनुभव के एक अच्छे तजर्बे वाला, एक बहुत अनुभवशील 35 साल का वयस्क आदमी मानता हूं, और धर्म के मामले में मैं अपने आप को बच्चा नहीं मानता हूं। इसका मतलब मैं अनाड़ी नहीं हूं, मैं कैसा हूं, मैं धर्म के मामले में वेटेरन हूं। आई एम ए वेटेरन इन द फील्ड ऑफ रिलीजियन, मैं धर्म के क्षेत्र में वेटेरन हूं, अनुभव रखता हूं, बहुत सारी बातें मुझे खुद को भी पता है। आगे देखो, स्पेशली खास तौर पर, वेर एवर, जहां कहीं भी आई सा ट्रुथ, खास तौर पर जहां कहीं भी मैंने सत्य को देखा, आई ट्रांसलेटेड इट इनटू एक्शन, मैंने बच्चों इसको कर्म में इसका अनुवाद कर दिया। आप जानते हो कि क्या जो ट्रुथ है उसको कर्म में उसका अनुवाद किया जा सकता है। ट्रुथ अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है। ट्रांसलेट इनटू एक्शन का मतलब होता है मैंने उसको कर्म में तब्दील कर दिया, मैंने उसको अमली जामा पहना दिया, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसको यूज किया। इसलिए गांधी जी ने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, माई लाइफ इज माई मैसेज। उन्होंने जीवन में सब बातों को पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने लिखा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। सत्य के साथ उन्होंने जो प्रयोग किए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस नाम से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ओके बच्चों देखो, स्पेशली वेरेवर आई सॉ ट्रूथ, खास तौर पर जहां कहीं भी मैंने सत्य को देखा, आई ट्रांसलेटेड इट इनटू एक्शन, मैंने इसको कर्म में तब्दील कर दिया। ट्रांसलेट के बाद बच्चों इनटू आता है पूर्ण परिवर्तन के लिए। जब आप किसी एक काम को दूसरे काम में अनुवाद करते हो तो आता है कंप्लीट चेंज। जैसे आपको बताया गया था कि आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, आइस यानी जो बर्फ होती है वो पूरी तरह से पानी में बदल जाती है, तो मेल्ट के बाद में आपने इनटू का प्रयोग किया, या ट्रांसलेट के बाद में इनटू आ रहा, कौन से अर्थ में, पूर्ण परिवर्तन। कन्विक्शन दैट इट इज माई कन्विक्शन, देखो बच्चों, इट इज माई कन्विक्शन दैट, बोर्ड की तरफ देखना एक बार,
देखो बच्चों, अक्यूटल का मतलब होता है कोई आदमी अपराध करता है और अगर उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में विचारण चलता है और जज अगर उसको बरी कर देता है, क्या कर देता है बच्चों, जज अगर उसको बाइज्जत बरी कर देता है तो उसको कह दिया, अपनियों कहते हैं कि ये उसका अक्यूटल हो गया है, ही हैज बीन अक्यूटेड, उसको दोषमुक्त कर दिया गया है, उसको बरी कर दिया गया है। लेकिन जज ने अगर उसको दंड दे दिया है, उसको दोष सिद्ध कर दिया है, तो आप उसको कन्विक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको कहते हैं दोष सिद्धि, उसको दोष सिद्धि या कन्विक्शन कहा जाता है। और कन्विक्शन का एक दूसरा मीनिंग और है जो हमारे पाठ में आ रहा है, वो है फर्मेस्ट बिलीफ। फर्मेस्ट बिलीफ का मतलब होता है दृढ़तम विश्वास। दृढ़तम विश्वास, इट इज वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ दैट, इट इज वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ्स दैट, यह मेरे दृढ़तम विश्वासों में से एक है। तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने आगे देखो ये कहा, इट इज माई फर्मेस्ट बिलीफ दैट, ये मेरा दृढ़तम विश्वास है कि मेयर पेरूजल, केवल पठन ऑफ द शास्त्राज डज नॉट लीड टू एन अवेयरनेस ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ रिलीजियन। उन्होंने कहा कि केवल शास्त्रों का अध्ययन करने मात्र से ही हमें जो रिलीजियन है, धर्म है, उस धर्म की वास्तविक आत्मा का बोध नहीं होता। दरअसल इनका कहने का मतलब यह है कि कबीर ने भी कहा कि पढ़ पढ़ के पंडित भया और पंडित भया न कोई, पढ़ पोथी पढ़ के जग मुआ और पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। तो दरअसल बात यह है कि गांधी जी ने कहा कि धर्म की आत्मा को समझने के लिए या धर्म की वास्तविक आत्मा का बोध करने के लिए ओनली पेरूजल इज नॉट सफिशिएंट। पेरूजल क्या होता है बच्चों, स्टडी, डीप स्टडी, किसी शास्त्र का गहन अध्ययन या उसका गहन पठन करना मात्र क्या नहीं है, वही धर्म शास्त्र की असली आत्मा को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। किताबी कीड़े होते हैं, पढ़ लेते हैं सारी चीजें, परंतु दे आर अनेबल टू इंप्लीमेंट दोस थिंग्स इन देयर लाइफ, परंतु वे उन बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने में, क्रियान्वित करने में असक्षम होते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो पठन है उसको क्या माना गया, उसे गांधी जी की दृष्टि में तुच्छ माना गया। ओके, आगे समझें। इट इज माई कन्विक्शन दैट, ये मेरा दृढ़तम विश्वास है कि मेयर मानी होता है बच्चों ओनली, केवल, मेयर पेरूजल यानी केवल पठन ऑफ द शास्त्राज यानी केवल जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका केवल पठन मात्र डज नॉट लीड, ये हमको नहीं कराता, एन अवेयरनेस यानी बोध, ये हमको बोध नहीं कराता, ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ रिलीजियन यानी धर्म की वास्तविक आत्मा का, यानी धर्म की वास्तविक आत्मा का शास्त्रों का पठन मात्र जो है, केवल शास्त्रों का पठन हमें धर्म की वास्तविक आत्मा का बोध नहीं कराता। उसके लिए कुछ और भी जरूरी है। क्या जरूरी है, इसके ऊपर बच्चों हम 2 मिनट का इंटरवल लेंगे, उसके बाद में आपसे चर्चा करेंगे। ओके।
देखिए बच्चों, आगे लिखा है स्पेशली वेर एवर आई सॉ ट्रूथ, खास तौर पर जहां भी मैंने सत्य को देखा, आई ट्रांसलेटेड इट इनटू एक्शन, मैंने इसको कर्म में परिवर्तित कर दिया। इट इज माई कन्विक्शन दैट, और ये मेरा दृढ़तम विश्वास है कि मेरे पेरूजल ऑफ द शास्त्राज डज नॉट लीड टू एन अवेयरनेस ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ रिलीजियन, कि केवल शास्त्रों का जो पठन है वह धर्म की जो सच्ची आत्मा है या धर्म की जो वास्तविक आत्मा है उसका बोध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। वी सी दैट विदाउट फॉलोइंग ए कोड ऑफ रूल्स, हम देखते हैं कि ए कोड ऑफ रूल्स का मतलब होता है नियम संहिता, नियम संहिता। वी सी दैट विदाउट फॉलोइंग, बिना अनुशीलन किए, ए कोड ऑफ रूल्स यानी बिना किसी नियम संहिता का अनुशीलन किए। अनुशीलन करने का मतलब उस चीज का पालन करना, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि नियम संहिता, बिना किसी नियम संहिता का अनुशीलन किए हुए क्या हो जाता है, अगर आप अनुशीलन नहीं करोगे किसी नियम संहिता का, तो विदाउट द स्टडी ऑफ द शास्त्राज, अगर आप जो स्क्रिप्चर्स हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हो, तो बिना शास्त्रों का अध्ययन किए ए मैन्स बिहेवियर टेंड्स टू बी, एक मनुष्य का व्यवहार टेंड्स टू बी, अग्रसर हो जाता है। वेवार्ड का मतलब होता है बच्चों एक तरह से उच्छृंखलता की ओर या हठ धर्मिता की ओर, यानी बिना शास्त्रों का अध्ययन किए और बिना किसी नियम संहिता का अनुशीलन किए। हम देखते हैं बिना किसी नियम संहिता का अनुशीलन किए या धर्म शास्त्रों का अध्ययन किए बिना एक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो बन जाता है वेवार्ड। वे का मतलब रास्ता होता है, वेवार्ड का मतलब यह हुआ कि विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस, बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के उच्छृंखल हो जाता है हर धर्मिता की ओर, उसका जो धर्म, उसका जो उसकी प्रवृत्ति है या उसका जो स्वभाव है वो उसकी ओर क्या हो जाता है, उसका व्यवहार अग्रसर हो जाता है। आगे देखो, फॉर द मीनिंग ऑफ ए डॉक्ट्रिन, एक डॉक्ट्रिन के मीनिंग को जानने के लिए, डॉक्ट्रिन माने धर्म से संबंधित सिद्धांत होता है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है अ प्रिंसिपल रिलेटेड टू रिलीजियन, धर्म से संबंधित कोई भी सिद्धांत है उसका मीनिंग, उसका सेंस समझने के लिए मैं कहां नहीं जाऊंगा। देखो ये क्या कह रहे हैं कि फॉर द मीनिंग ऑफ ए डॉक्ट्रिन, एक धर्म से संबंधित सिद्धांत का अर्थ जानने के लिए, आई शैल नॉट गो टू ए मैन हु हैज स्टडीड द शास्त्राज, मैं ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगा जिसने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। बात समझ में आ रही है? इसमें यह समझाया गया है कि जो एक डॉक्ट्रिन है अर्थात जो धर्म से संबंधित सिद्धांत हैं उसका अर्थ जानने के लिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पसंद नहीं करूंगा जिसने धर्म शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है विद द डिजायर, इस अभिलाषा के साथ टू बी कॉल्ड ए पंडित, अर्थात एक पंडित कहलवाए जाने की आकांक्षा या महत्वाकांक्षा या अभिलाषा के साथ जिस व्यक्ति ने धर्म शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है, ऐसे व्यक्ति के पास मैं धर्म से संबंधित सिद्धांत की व्याख्या, उसका भाष्य या उसका जो वास्तविक अर्थ है उसको समझने के लिए मैं इस प्रकार के तथाकथित पंडित के पास नहीं जाऊंगा। तथाकथित का मतलब सो कॉल्ड, आई विल नॉट गो टू सच ए सो कॉल्ड पंडित, मैं इस तरीके के सो कॉल्ड एरुडाइट के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये शब्द बच्चों ERUDITE, एरुडाइट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से पंडित ही है, क्योंकि पंडित का मतलब ब्राह्मण से नहीं है, पंडित का मतलब विद्वान से है। पंडित का मतलब स्कॉलर, जो किसी विषय का विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, उसको आप एरुडाइट कहते हैं, उसको पंडित कहते हैं। पंडित डज नॉट मीन ए ब्राह्मण, पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं होता है। आगे बढ़ाओ, फॉर दिस रीजन, इस कार्य के लिए, या फॉर दिस वर्क, इस कार्य के लिए, फॉर फॉर्मुलेटिंग माई कोड ऑफ एथिक्स, मेरे कोड ऑफ एथिक्स यानी मेरे नीति शास्त्र को फॉर्मुलेट करने के लिए, माने सूत्रबद्ध करने के लिए, मेरे नीति शास्त्र को सूत्रबद्ध करने के लिए, आई शेल नॉट सीक द असिस्टेंस ऑफ द बुक्स, मैं उन किताबों का सहयोग या मैं उन किताबों की असिस्टेंस मानी सहायता, हेल्प, आई विल नॉट सीक इवन द हेल्प ऑफ दोज बुक्स, मैं उन किताबों की सहायता भी नहीं मांगूंगा, रिटन आफ्टर लेबोरियस स्टडी, जो काफी श्रम साध्य अध्ययन के पश्चात लिखी गई है, बाई सच स्कॉलर्स एज मैक्स मूलर, मैक्स मूलर जैसे महान विद्वानों के द्वारा बहुत श्रम साध्य अध्ययन के पश्चात, अनुशीलन के पश्चात जिन ग्रंथों को रचा गया है, मैं धर्म से संबंधित अर्थ की व्याख्या करने के लिए या धर्म से संबंधित सिद्धांत जो है उसके अर्थ को जानने के लिए मैं इस प्रकार की पुस्तकों का सहारा लेना भी पसंद नहीं करूंगा। तो क्या करेंगे? नाउ ए डेज माने आजकल, लॉट्स ऑफ पीपल हु प्रोफेस देमसेल्व्स नॉलेज, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप के बारे में बहुत ज्ञानी होने का दंभ भरते हैं,
दम भरते हैं। देखो आप नाउएडेज आजकल लॉट्स ऑफ पीपल हु प्रोफेस, यानी जो दम भरते हैं देमसेल्व्स, अपने बारे में नॉलेज, जो अपने बारे में या अपने बारे में बहुत अधिक ज्ञानवान होने का दम भरते हैं इन शास्त्राज, कि साहब शास्त्रों का हमको बहुत गहरा ज्ञान है। ऐसे लोग आजकल आपको बहुत सारे मिलेंगे जो अपने बारे में दम भरते हैं कि हमें शास्त्रों का बहुत गहरा ज्ञान है, बट फाइनली दे आर फाउंड टू बी इग्नोरेंट। परंतु बच्चों अंततोगत्वा वो क्या निकलते हैं? फाइनली और एट लास्ट दे आर फाउंड टू बी इग्नोरेंट, अंततोगत्वा वो अज्ञानी निकलते हैं, एंड कंसीटेड, और बच्चों अंत में जो है वो कंसीटेड निकलते हैं। वो क्या निकलते हैं? दम्भी निकलते हैं। दम्भी, दम्भ का मतलब घमंडी, कंसीट का मतलब होता है बिल्कुल बेतुकी आदमी, जिनमें क्या सिर पैर का संबंध नहीं हो। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और आसमान से गिरते हुए तारे को कैच कर लो, ये संभव नहीं है। ये एक बेतुकी उपमा है, ये कंसीट है। कंसीट का मतलब गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। उसी तरीके से मैंने आपको कहा कि टेल मी वेयर ऑल द पास्ट ईयर्स आर गॉन, मुझे ये तो बताओ कि आज से पहले कि इतने सारे जो पास्ट ईयर है, इतने सारे जो विगत वर्ष किधर चले गए। ये बेतुकी बातें हैं। इन बेतुकी बातों को कंसीट कहते हैं। तो ऐसे लोग क्या बच्चों बाद में कंसीटेड, बाद में इग्नोरेंट, ऐसे लोग बाद में जो है इग्नोरेंट माने अज्ञानी, और कंसीटेड का मतलब बिल्कुल दंभी पाए जाते हैं। संतों के वेश में रहते हैं परंतु बाद में बिल्कुल क्या, बाद में एक नंबर के जो है वो झांसेबाज साबित होते हैं, ऐसे लोग है ना। तो गांधी जी तो बड़े सावधान हैं और ये स्थितियां तो अब होने लगी है। पर गांधी जी बहुत पुराने आदमी हैं और उनकी दृष्टि आज भी प्रासंगिक है। मजे की बात यह है कि गांधी जी की दृष्टि, उनकी नजर जो वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने तभी शायद इस बात का अनुमान लगा लिया था कि ऐसे लोग हैं जो साधुओं के वेश में रहते हैं और हम लोग उनके चरण छूते हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन हालांकि ये सभी लोगों पर लागू नहीं होता, और कई लोग ऐसे भी हैं जो सफेद चोले में रहते हैं लेकिन बाद में कैसे निकलते हैं, वो बाद में बहुत ही गंदे लोग निकलते हैं। तो नाउअडेज लॉट्स ऑफ पीपल हु प्रोफेस देमसेल्व्स नॉलेज इन शास्त्राज, इन द शास्त्राज, आजकल बहुत सारे लोग जो अपने आप को शास्त्रों का ज्ञानी मानते हैं, आर फाउंड आर प्रूव्ड टू बी इग्नोरेंट एंड कंसीडर्ड, अंततोगत्वा ऐसे लोग क्या निकलते हैं, अंततोगत्वा ऐसे लोग अज्ञानी और दंभी निकलते हैं। आईसी के गुरु, मैं भी एक गुरु की तलाश में हूं। महात्मा गांधी ने कहा आईसी के गुरु, मैं भी एक गुरु की तलाश में हूं। आप में से कोई बच्चा मुझसे प्रश्न पूछ सकता है कि साहब महात्मा गांधी के पास तो गुरु थे, बहुत अच्छे गुरु थे, फिर भी वो गुरु की तलाश में क्यों थे? देखो बच्चों, एक व्यक्ति जो है उसका प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग गुरु हो सकता है, होता है, होना चाहिए। महात्मा गांधी इज नॉन टू बी ए पॉलिटिकल डिसिपल ऑफ श्री गोपाल कृष्ण गोखले। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है उनको गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक शिष्य माना जाता है। समझ गए? गोपाल कृष्ण गोखले इज द पॉलिटिकल मेंटोर ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जो है उनके राजनीतिक गुरु का नाम श्री गोपाल कृष्ण गोखले है। परंतु यहाँ तो अध्यात्म की बात चल रही है, यहाँ तो आत्मा और परमात्मा की बात चल रही है, यहाँ दर्शन की बात चल रही है। तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो है उनका गुरुत्व इस जगह अप्रासंगिक है। वो राजनीति के क्षेत्र में उनके गुरु माने गए हैं, परंतु महात्मा गांधी को एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश है जो उनको ये बताए कि ये संसार क्या है, जो उनको ये बताए कि हम कौन है, कहां से आते हैं और हम कहां चले जाते हैं। इन सारी ये जो सारे प्रश्न है, सारी क्यूरियोसिटी है, उनकी जो जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा का शमन करने वाला गुरु चाहिए उनको। जैसे विवेकानंद को मिले थे गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने उनको बताया था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? यस, मैंने देखा है। ऐसे गुरु की तलाश महात्मा गांधी को है। ओके, देखो आईसी के गुरु, मुझे गुरु की तलाश है। देखो बच्चों, गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर टीचर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, या मेंटर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, या इंस्ट्रक्टर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, या गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। इसकी एक वजह है, आप ये समझे, गुरु का मतलब भारी होता है और गुरु शब्द के साथ में तो गुरु शब्द ही न्याय कर सकता है। आप उसका कोई भी वर्जन, कोई भी ट्रांसलेशन अगर उसके स्थान पर रखते हो तो वो गुरु शब्द के साथ में पूरा पूरा न्याय नहीं कर सकता, आचार्य शब्द के साथ में पूरा न्याय नहीं कर सकता। चाणक्य कहता था कि मास्टर वह होता है जिसमें प्रलय और सृजन दोनों एक साथ मिलते हैं। मास्टर से मतलब गुरु, मास्टर से मतलब शिक्षक, जो अध्यापक आचार्य वो होता है जिसमें प्रलय कैटेस्ट्रॉफी और क्रिएशन, सृजन और प्रलय जिसमें दोनों एक साथ मिलते हैं। ही इज नॉन टू बी ए मेंटर, ही इज नॉन टू बी ए गुरु। ओके बच्चों, आगे बढ़ाओ। दैट ए गुरु इज नीडेड, आई एक्सेप्ट, कि गुरु की जरूरत होती है, मैं इस बात को कबूल करता हूं। आई एक्सेप्ट दैट, आई कन्फेस दैट, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं गुरु इज नीडेड, कि गुरु की आवश्यकता है। जो गुरु के बिना क्या नहीं होता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी मोक्ष जो डिलीवरेंस है, इफ यू वांट डिलीवरेंस तो दैट कैन बी सॉट ओनली फ्रॉम गुरु। जो गुरु है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कबीर ने कहा कि या तल बिश की बेरी और गुरु अमृत की खान,
और शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। तो आगे देखें बच्चों, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं दैट ए गुरु इज नीडेड, आई एक्सेप्ट कि एक गुरु की जरूरत होती है, एक गुरु आवश्यक होता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। बट एज लॉन्ग एज आई हैव नॉट कम अपॉन ए वर्दी गुरु, कम अपॉन का मतलब होता है बच्चों संयोग से मुलाकात हो जाना, लेकिन जब तक संयोग से मेरी किसी काबिल गुरु से मुलाकात नहीं हो जाएगी तब तक मैं चलते फिरते पुर्जों को गुरु नहीं मानूंगा, मैं अपना गुरु स्वयं को मानूंगा। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने आगे देखो ये कहा, बट एज लॉन्ग एज, परंतु जब तक आई हैव नॉट कम अपॉन, आई हैव नॉट कम अक्रॉस ए वर्दी गुरु, वर्दी का मतलब काबिल होता है, जब तक मुझे काबिल गुरु नहीं मिल जाता, जब तक मुझे योग्य गुरु नहीं मिल जाता, जब तक मुझे योग्य गुरु नहीं मिल जाता तब तक क्या करूंगा मैं? आई शैल कंटिन्यू टू बी माई ऑन गुरु, तब तक मैं लगातार अपना स्वयं अपना गुरु या अपना जो आचार्य है वो मैं स्वयं रहूंगा। समझ गए? तब तक मैं अपना आचार्य या अपना जो गुरु है वो मैं स्वयं रहूंगा। तो देखो बच्चों आगे क्या लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है। आई शैल कंटिन्यू टू बी माई ऑन गुरु, जब तक मुझे कोई अच्छा गुरु नहीं मिल जाता तब तक मैं अपना गुरु खुद रहूंगा। द पाथ इज आर्डुअस, और ये मार्ग बड़ा दुर्गम है। द पाथ इज आर्डुअस, मैं जानता हूं मैं ज्ञान का राही हूं, मैं ज्ञान का अन्वेषक हूं, और ज्ञान के अन्वेषण की जो राहें हैं ये बड़ी कटीली हैं, ये बड़ा दुर्गम मार्ग। आर्डुअस का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन, वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन, जिसके ऊपर वॉक करना, जिसके ऊपर चलना बड़ा मुश्किल हो। ये सड़क जो है, ये ज्ञान का जो मैं राही हूं, तो ये जो सड़क है ये सही सड़क नहीं है, ये बड़ी उबड़ खाबड़ सड़क है, लेकिन फिर भी मैं इस पे चलूंगा। देखो, द पाथ इज आर्डुअस, नो डाउट, ये सफर बड़ा मुश्किल है, ये मार्ग जो है बड़ा दुर्गम है, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से। बट इन दिस सिंफुल एज, परंतु इस पापपूर्ण युग में, ये बच्चों कलयुग है, ये द्वापर युग नहीं है। दिस इज नॉट द युग ऑफ लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड रामा, ये राम और कृष्ण का युग नहीं है, ये कलयुग है। तो इसको पाप का युग माना गया है। कौन सा युग है बच्चों? दिस इज एन एज ऑफ सिन, ये गुनाहों का युग है, ये पाप का युग है। और इस पाप के युग में क्या है, मैं किसी के झांसे में आऊंगा नहीं। इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा कि मैं तो किसी के झांसे में नहीं आऊंगा। और बट इन दिस सिंफुल एज, परंतु इस पापपूर्ण युग में, इट सीम्स टू बी द राइट वन, यही एकमात्र, माना कि ये दुर्गम है परंतु यही एकमात्र सुगम मार्ग प्रतीत होता है। ये दुर्गम होते हुए भी यही एकमात्र मार्ग है जो सुगम है। और इसके अलावा अगर मैंने कोई दूसरा मार्ग अपनाया, किसी चलते फिरते हुए गुरु बनाया, तो बाद में मुझे मलाल होगा, बाद में मुझे पश्चाताप होगा, और ऐसा काम मैं करूंगा नहीं। आगे देखो बच्चों क्या लिखा है, हिंदुइज्म इज सो ग्रेट, हिंदुत्व इतना महान है, एंड सो वाइड, और इतना व्यापक है। हिंदुत्व इज सो ग्रेट एंड सो वाइड, हिंदुत्व इतना महान तथा इतना व्यापक है। इन स्वीप यानी प्रसार में, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन प्रसार होता है। हिंदुत्व अपने प्रसार में, हिंदुत्व अपने प्रसार में क्या है, हिंदुत्व अपने प्रसार में इतना महान तथा इतना व्यापक है दैट नो वन हैज सो फार सक्सीडेड इन डिफाइन इट, कि कोई भी आज तक हिंदू धर्म को परिभाषित करने में सफल नहीं हुआ है। ये बच्चों बहुत बड़ा धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये धर्मों का धर्म है। और इसीलिए इस धर्म के बारे में अंत में एक बात ये कही गई है, शास्त्रों में लिखा हुआ नेति, नेति, नेति का मतलब संस्कृत का शब्द है, नेति का मतलब न प्लस इति, न प्लस इति, माने इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। ईश्वर की महिमाओं का कोई अंत नहीं है, तो हिंदू धर्म की महिमाओं का भी कोई अंत नहीं है। ओके बच्चों, तो देखो, और विश्व के जो जितने भी जो अन्य देश हैं, उन सभी देशों ने जो है इस हिंदू धर्म को, इस भारत के धर्म को क्या माना है, सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। देखो बच्चों आगे क्या लिखा है, हिंदुइज्म इज सो ग्रेट एंड सो वाइड इन स्वीप दैट, यानी प्रसार की दृष्टि से हिंदुत्व इतना महान तथा इतना व्यापक है दैट नो वन हैज सो फार माने अब तक, नो वन हैज सो फार सक्सीडेड इन डिफाइन इट, कि कोई भी आज तक इसको परिभाषित करने में समर्थ नहीं हुआ है। आई वॉज बोर्न इन द वैष्णव सेक्ट, आई वॉज बोर्न इन द वैष्णवा सेक्ट, मेरा जन्म वैष्णव संप्रदाय में हुआ, मेरा जन्म वैष्णव संप्रदाय में हुआ। इसलिए गांधी जी बार बार कहते थे क्या वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराये जाने रे। इसलिए इन्होंने कहा कि आई वॉज बोर्न इन द वैष्णवा सेक्ट, मेरा जन्म वैष्णव सेक्ट में यानी वैष्णव संप्रदाय में हुआ। एंड आई डियरली लव इन सिद्धाज एंड सिद्धांताज, और मैं सिद्धों तथा सिद्धांतों को बेहद प्यार करता हूं, मैं सिद्धों तथा सिद्धांतों को बेहद प्यार करता हूं। नो वेयर आइदर इन वैष्णविज्म और इन हिंदुइज्म हैव आई सीन इट लेट डाउन। देखो बच्चों, मैंने वैष्णव धर्म के अंदर या हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं पाया। लेड डाउन यानी होता है रिटर्न डाउन। मैंने किसी भी वैष्णव धर्म या हिंदू धर्म के ग्रंथों के अंदर ये कहीं लिखा हुआ नहीं पाया दैट बंजीज डॉम्स एटसेट्रा अनटचेबल्स, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जो बंजी होते हैं,
जो डॉम होते हैं, भंजी और डॉम, ये अनटचेबल होते हैं, अछूत होते हैं, ऐसा आज तक किसी भी हिंदू या वैष्णव संप्रदाय के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि हमारे जो ऋषि हैं, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है, ये देश भारतवर्ष है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य के जो प्रथम आचार्य हैं, इस देश के हम निवासी हैं। और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो बातें लिखी है, जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं, उनके अंदर उन पूर्वजों से, उन विद्वान पूर्वजों से हम ऐसी आशा नहीं कर सकते कि उन्होंने किसी मनुष्य को अछूत माना होगा, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा है ना। तो आइए इसमें दिया हुआ है, हिंदुइज्म इज हेम्ड, हिंदुइज्म इज हेम्ड इन, इसका मतलब ये हुआ हिंदुइज्म इज सराउंडेड, हिंदुइज्म जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। हिंदुइज्म इज हेम्ड इन बाई मेनी ओल्ड कस्टम्स, हिंदुत्व कई पुराने रिवाजों के द्वारा घिरा हुआ है। हमारा हिंदू धर्म है ना बच्चों, ये कई पुराने रिवाजों, कई पुरानी कुरीतियों, सती प्रथा ये कोई अच्छी प्रथा नहीं है, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, तो ये जो ओल्ड कस्टम्स हैं, इन ओल्ड कस्टम्स के द्वारा हमारा हिंदू धर्म चारों तरफ से घिरा हुआ है। सम ऑफ देम आर प्रेजवर्थी, और हमारे जो रिवाज हैं, हमारी परंपराएं हैं, उनमें से कुछ तो बच्चों सराहनीय हैं। सम ऑफ देम आर प्रेजवर्थी, उनमें से कुछ तो सराहनीय हैं, बट द रेस्ट, परंतु जो शेष हैं, आर टू बी कंडेम्ड, परंतु जो शेष हैं वो निंदनीय हैं। हमारा हिंदू धर्म कई ओल्ड कस्टम्स के द्वारा सराउंडेड है, कई पुराने रिवाजों के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ है, और उन रिवाजों में से कई रिवाज तो प्रेसवर्दी यानी प्रशंसनीय हैं, परंतु बच्चों कई निंदनीय भी है। परंतु शेष, रेस्ट का मतलब बाकी, और बाकी जो बच गए हैं, जो रिमाइंडर्स हैं, ऑल आर टू बी कंडेम्ड, अर्थात वो सारी निंदनीय है। द कस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी इज ऑफ कोर्स, और वास्तव में ये जो छुआछूत का जो रिवाज है बच्चों, टू बी कंडेम्ड ऑल टुगेदर, ये तो पूर्णतया निंदनीय है। यानी ये छुआछूत का जो रिवाज है ये तो पूरी तरह से, यानी सर्वथा, ऑल टुगेदर का मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली, इट इज टू बी कंडेम्ड, अर्थात ये तो निंदनीय है। इट इज बिकॉज ऑफ इट दैट नाउ फॉर 2000 years, इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट, कि ऐसा केवल इसी के कारण होता है कि नाउ फॉर 2000 years, कि अब ऐसा केवल इसी के कारण हो रहा है कि अब लगभग जो है 2000 वर्षों से हिंदुइज्म हैज बीन बर्डन्ड, यानी जो हिंदुइज्म यानी जो हिंदू धर्म है, इट हैज बीन बर्डन्ड, यानी ये दबा हुआ है, विद ए लॉर्ड ऑफ सिन, यानी पाप के बोझ से दबा हुआ है, इन द नेम ऑफ रिलीजियन, यानी धर्म के नाम पर लगभग 2000 वर्षों से, धर्म के नाम पर लगभग 2000 वर्षों से हमारा जो हिंदू धर्म है ये बच्चों पाप के बोझ से दबा हुआ है। आई कॉल सच ऑर्थोडॉक्सी हिपोक्रेसी, मैं इस प्रकार की रूढ़िवादिता को पाखंड कहता हूं, मैं इस प्रकार की रूढ़िवादिता को, ऐसी जो ऑर्थोडॉक्सी है उसको मैं हिपोक्रेसी कहता हूं, मैं उसको पाखंड कहता हूं। यू विल हैव टू फ्री योरसेल्फ ऑफ दिस हिपोक्रेसी, तुम्हें अपने आप को इस पाखंड से मुक्त करना होगा। यू विल हैव टू डिलीवर योरसेल्फ ऑफ दिस हिपोक्रेसी, तुम्हें इस हिपोक्रेसी या इस पाखंड से अपने आप को मुक्त करना होगा। द पेनल्स फॉर इट यू आर ऑलरेडी अंडरगोइंग, और इसका जो प्रायश्चित है वो तो आप पहले से ही भोग रहे हैं। आप जो पाप कर रहे हो उस पाप का प्रायश्चित तो बच्चों आप पहले से ही भोग रहे हैं। इट इज नो गुड कोटिंग वर्सेज फ्रॉम मनुस्मृति एंड अदर स्क्रिप्चर्स इन डिफेंस ऑफ इट्स ऑर्थोडॉक्सी। ये बताया बच्चों, कुछ लोग कहते हैं कि साहब तुलसीदास ने भी यही तो लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। तो गांधी जी ने कहा कि मनुस्मृति में से या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में से इस प्रकार के कोटेशन निकाल करके अपने बचाव में ऐसे कोटेशन प्रस्तुत करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसका मीनिंग वो नहीं है जो संसार समझता है, उसका मीनिंग वो नहीं है, ढोल गवार शूद्र पशुकारी का मीनिंग वो नहीं है जो आम आदमी समझता है। उसका वास्तविक मीनिंग क्या है बच्चों, ये मैं आपको अगली कक्षा में स्वयं बताऊंगा। नमस्कार।